we are going to discuss the first chapter of our geography book. Chapter's name is Environment. Environment means पर्यावरण. इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे. क्या है पर्यावरण? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा क्योंकि इसमें हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. पर्यावरण यानी हमारे आसपास की चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, जो डेली हमारे यूज़ में होती है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं. तो देखेंगे क्या होता है पर्यावरण. पर्यावरण क्या है? हमारे लाइफ का एक मुख्य भाग है, एक मेन पार्ट है एनवायरनमेंट हमारे लाइफ का. सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थल, जहाँ की वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं. ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है. और ये सारी चीज़ें नेचुरल है. तो क्या सारी नेचुरल चीज़ें ही पर्यावरण का हिस्सा होती हैं? यहाँ पे ये हो सकता है कि हम लोग तो नेचुरल चीज़ के, तो क्या सारी नेचुरल चीज़ें ही पर्यावरण का हिस्सा होती है? तो नहीं. हमारे आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो नेचुरल हों या मैन मेड हों, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित हों, वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है, वो सभी पर्यावरण के भाग हैं. तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. क्या है पर्यावरण? प्लेस, पीपल, things and nature that surrounded any living organism is called environment. जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं. तो हम लोग पर्यावरण को समझ गए होंगे कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वो पर्यावरण हैं. अब इसे हम लोग देखते हैं आगे. देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज है, उसके बीच में है पर्यावरण के घटक. पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. किन चीज़ों के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है? ऐसे तो बात कर लिए इसको. नेचुरल पर्यावरण ऑफ मतलब पर्यावरण के जो घटक हैं वो क्या हैं? नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ें, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित चीज़ें, और ह्यूमन बींग्स यानी स्वयं मानव. ये सभी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है, पर्यावरण को बनाती है. अब आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. हम क्या लेते? नेचुरल हम किसे मानते हैं? नेचुरल में कौन कौन आते हैं, मैनमेड में कौन आते हैं, और ह्यूमन बीइंग में कौन सी चीज़ें आती है? इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, वो हम देख लेंगे. नेचुरल यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, प्रकृति ने बनाए हैं हमें. तो वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जल, वायु, स्थल और सजीव चीज़ें, जिसको हम कहते हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल. ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं. मैनमेड क्या होता है? मैनमेड यानी मानव निर्मित. तो मनुष्य के जैसे जैसे विकसित होते गया, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वो प्राकृतिक चीज़ों को अपने उपयोग में अधिक से अधिक लाने लगा. अपने माइंड का यूज़ करके वो उसको और मॉडिफाई करते गया और नई नई चीज़ों का आविष्कार करते गया. जैसे नदियों को जोड़ने के लिए पुल बनाया, सड़कों का निर्माण किया, इमारतें बन गई, उद्योग स्थापित किए. तो ये सारी चीज़ें, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारी चीज़ें मैनमेड के अंतर्गत आती है, मानव निर्मित के अंतर्गत आती है. अब आते हैं मानव. मानव क्या है? तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ मनुष्य ही पर्यावरण का हिस्सा है? तो नहीं, मनुष्य ही नहीं,
पूरा मानवीय समूह जो है, मनुष्य का सबसे छोटा समूह होता है उसका परिवार, फिर समुदाय होता है, उसकी धार्मिक अवस्था, शैक्षणिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, इससे मिलकर हमारे आसपास एक माहौल बनता है, एक परिस्थिति का निर्माण होता है और ये परिस्थितियाँ भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, एक प्रमुख घटक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स हैं ये भी पर्यावरण का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, फिर इसको पूरा डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या है प्राकृतिक पर्यावरण? वेरियस नेचुरल कंपोनेंट्स सराउंडिंग अस लाइक ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सॉइल, एयर, वाटर, etc फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के फॉर्म्स हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, मिट्टी, हवा, पानी आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन भी आने वाला है आपके एक्सरसाइज में, देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। अब देखते हैं यहाँ एक और मेन टॉपिक है आपके बुक में, बॉक्स में एक टॉपिक होगा जीवीय और अजीवीय, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या है जीवीय घटक और क्या है अजीवीय घटक, ये हम देख लेते हैं। जीवीय घटक में क्या होता है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के भाग हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई सारी सजीव चीज़ें, जो भी लिविंग थिंग्स हैं नेचर के, लिविंग थिंग्स तो नेचर ने ही बनाया है, लेकिन नेचर ने नॉन लिविंग थिंग्स भी बनाए हैं, तो दो चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई जीवीय घटक जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और प्रकृति के द्वारा बनाए गए ही जो अजीवीय घटक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो हम देख लेते हैं इसको एक बार कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन हमें आएगा कि जीवीय घटक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, तो लिखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट शेप एन एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, जीवीय कारक प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है जिसमें किसी भी पारितंत्र में उपस्थित सभी सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि। तो नेक्स्ट, व्हाट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स? Abiotic components are non-living components that influence an environment. Examples of abiotic components are sunlight, temperature, air current, water and minerals. ठीक है, आपने देखा कि जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं लेकिन वो निर्जीव हैं, उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अजीवीय कारक प्राकृतिक पर्यावरण का वह प्रमुख घटक है जिसमें पारितंत्र में उपस्थित सभी निर्जीव चीज़ें शामिल हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा की गति, जल एवं खनिज पदार्थ आदि। तो आप लोगों ने बायोटिक और अबायोटिक समझ लिया। अब आगे देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हम लोगों ने पहले ही शुरू में ही बात की कि प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन हैं, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो 1 by 1 इसको हम देख लेते हैं। क्या है लिथोस्फीयर? तो हम पृथ्वी पे जहाँ रहते हैं, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल।
सबसे ठोस ऊपरी भाग जिसके ऊपर जो चट्टानों से बना हुआ होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है, इसको हम किस रूप में देखते हैं? तो पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला ये हिस्सा होता है। इसमें हम लोग रहते हैं और हमारी सारी आवश्यकताएं यहीं से पूरी होती हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो अगर रहेगा लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ठीक है, तो क्या चीज़ें हमें मिलती है यहाँ से? पृथ्वी की ठोस परपट्टी का कठोर ऊपरी भाग, हमने कहा कि जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम खेती करते हैं, ये सारी चीज़ ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यही क्षेत्र हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यही खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि यहीं से हमें जो स्थल मंडल है वहीं से हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं। खनिज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ खनिज हमें जलमंडल से भी प्राप्त होते हैं, वो हम देखेंगे, उस पर आगे जलमंडल में हम चर्चा करेंगे। अभी तो हो गया स्थल मंडल, अब देखते हैं जलमंडल। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो पृथ्वी पर मौजूद जो भी जलीय क्षेत्र हैं, जो भी सोर्स ऑफ वाटर्स हैं, उनको सबको मिलाकर जो एक क्षेत्र बनता है उसको हम कहते हैं जलमंडल। ये जल सोर्स ऑफ वाटर ढेर सारे हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा काम चलता है, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, उसके बाद और भूमिगत जल होते हैं। ये भी सोर्स ऑफ वाटर हैं जो कि हमारे लिए पीने के काम में आते हैं, कृषि के काम में आते हैं, हमारे दैनिक उपयोग के काम में आते हैं। तो क्या है हाइड्रोस्फीयर? Hydrosphere, the domain of water is referred as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies. Different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरे सजीव जगत के लिए ये एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। जलमंडल के क्षेत्र को जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यानी पूरा जो जल से ढका हुआ जो भी क्षेत्र है, चाहे वो नदी है, समुद्र है, महासागर है, ये सब मिलकर जलमंडल बनते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनते हैं। सारे सोर्स ऑफ वाटर को मिलकर ये जलमंडल बनता है। आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। वायुमंडल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत जो हमको चारों तरफ से कवर किए हुए रहती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वायुमंडल को थामे हुए रहता है, वो है हमारा वायुमंडल। वो विभिन्न गैसों का वहाँ समूह होता है, वो गैसों की परतें होती है। तो हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट surrounds the earth. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. यानी कि सूर्य की खतरनाक किरणों से और जो तेज़ गर्मी होती है, झुलसाने वाली गर्मी होती है, उससे हमारी रक्षा करता है कौन? वायुमंडल।
तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है तो क्या लिखिएगा, या वायुमंडल से क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह हमें झुलसाने वाली गर्मी और सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। क्या है बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर उसको कहते हैं जहाँ की सजीव जो भी यहाँ पे जीवित जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, ये सारे प्राकृतिक मतलब बायोटिक और अबायोटिक मिलकर एक रीजन बनाते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं, वही होता है जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर एक सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो इसको हम कैसे डेफिनेट कैसे करेंगे? व्हाट इज बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर interact with each other. Water and air interact with each other to support life. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. यानी कि प्लांट और एनिमल जो हैं ये एक साथ मिलकर जीवन को यहाँ सफल बनाते हैं। किसके साथ मिलकर? तो नेचुरल चीज़ों के साथ मिलकर। जैव मंडल क्या है? तो जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का निर्माण किनके सहयोग से होता है? तो पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु पर अभिक्रिया मतलब उनके साथ क्रिया किनके साथ उनकी होती है? तो सारे नेचुरल थिंग्स जैसे स्थल, जल एवं वायु के साथ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक दिख रहा है वर्ड इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम? क्या है पारितंत्र? तो पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है, एक क्षेत्र विशेष जहाँ की सभी जीवधारी यानी कि वहाँ रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव सभी वहाँ उसमें शामिल हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ यानी कि जो निर्जीव प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके साथ क्या करते हैं? अंतर क्रिया करते हैं, उनके साथ उनकी परस्पर क्रिया होती है और वे एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। कैसे होगा? क्या है इकोसिस्टम? तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. It's ecosystem. वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है यानी संबद्ध हैं यानी कि रिलीज़ करते हैं। ऊर्जा रिलीज सब ऊर्जा और पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, एक दूसरे के साथ क्रिया करना और एनर्जी को रिलीज करते हैं, ऊर्जा निष्पादित करते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। ये है हमारा इकोसिस्टम। यहाँ देखिए एक इमेज है, उसमें एक ताल का पारितंत्र क्या है? अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ये यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरे जीवित इकाई एक तालाब में दिखाया गया है। यहाँ जलीय जीव हैं, जंगल में रहने वाले जीव है, घास है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करके एक दूसरे के सहयोग से यहाँ जीवन को संभव बना रहे हैं। इस क्षेत्र को ये सजीवता प्रदान कर रहे हैं।
पानी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब एक दूसरे के सहयोग से यहाँ जीवन को संभव बनाए हुए हैं। तो ये एक छोटी इकाई, ये पूरा इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, और इसी को हम इन्वायरमेंट को एक हिस्से को, एक पार्ट को ही हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, अब तक तो हम प्राकृतिक पर्यावरण पर थे, नेचुरल एनवायरनमेंट को देख रहे थे। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट? पहले ही बात कर चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करता है, अपने यूज़ के लिए नई नई चीज़ें बनाता है, और अपने जीवन को क्या करता है, अधिक वो क्या कहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहले तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया था। जो हमारे पूर्वज थे वो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल के रखा था, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों को यूज़ करते थे। लेकिन मनुष्य अब क्या करने लगा है, हम लोग डेवलप हो गए हैं, तो हम लोग क्या करने लगे हैं, प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, हमने एसी का आविष्कार किया। पहले हमारे पूर्वज लोगों को गर्मी लगती थी तो क्या करते थे, तालाब में जाकर नहा लेते थे। प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। अब हमें गर्मी लगती है तो हम एसी है, कूलर है, फैन है। हमें सर्दी लगती है तो वो क्या करते हैं, हम लोग रूम हीटर लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। अपनी अगर फसल नहीं उगता है, पानी नहीं है, बारिश नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, पंपिंग सेट से पानी निकाल कर उसको मतलब अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रकृति को अपने अंडर करने की कोशिश की, हमने अपनी ज़रूरतों के लिए नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया। तो यही है कि क्या है, यही जो चीज़ें हम मनुष्य बना रहा है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट? व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट? तो बोलेंगे द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच अ ह्यूमन interacts with the natural environment according to his needs and keeps revising and changing. It is called human environment. मतलब कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसको रिवाइज करते रहता है, उसमें चेंज लाते रहता है, नेचर के द्वारा दी हुई चीज़ों को अपने यूज़ के हिसाब से इस्तेमाल करते रहता है। वो हो गया मानवीय पर्यावरण। पर्यावरण का वह भाग जिसे मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें संशोधन तथा परिवर्तन करता है, वह मानवीय पर्यावरण कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मानवीय पर्यावरण। अब यहाँ हम लास्ट देख लेते हैं, बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ एक सिस्टम और दिया गया है, बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय पद्धति। यहाँ देख रहे हैं इमेज में कुछ लोग बैठे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई, यानी कि चीज़ों के बदले चीज़ें लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, चीज़ों से चीज़ों का आदान प्रदान, वस्तुओं की अदला बदली। पहले मुद्रा नहीं थी, धन नहीं था, तो लोगों की आवश्यकताएं कैसे पूरी होती थी? कपड़ा बुनने वाले लोग और अनाज उगाने वाले लोग, जूते चप्पल बनाने वाले लोग, सब अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। सब जूते पहनते थे, सब कपड़े पहनते थे, सारे लोग खाना खाते थे। पैसा नहीं था, खरीदते कैसे थे? तो कपड़े वाले ने क्या किया, कपड़ा दे दिया, अनाज ले लिया, अनाज वाले ने अनाज दे दिया, जूता ले लिया। इस तरह से अदला बदली से उनका कार्य चलता था, और इसी को कहते थे वस्तु विनिमय पद्धति, barter system. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. बिना पैसे के उपयोग किए हुए, बिना पैसे का उपयोग किए हुए चीज़ों का आदान प्रदान करके लोग अपना काम चलाते थे, वो था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ एक देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में यहाँ बताया हुआ है। एक महत्वपूर्ण दिन है और हम लोगों को इस दिन को याद रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, वैसे तो वर्ष के सभी दिन हमारे लिए पर्यावरण के केयरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक ख़ास दिन निर्धारित किया गया है कि कम से कम एक दिन भी लोग अपने संकल्प को दोहराएं, और वो दिन है
प्रत्येक वर्ष का 5 जून, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कौन, ऑन 5 जून एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें कम से कम शपथ लेनी चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। वैसे तो हर दिन, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। दैट्स ऑल, हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।